ओके चलिए शुरुआत की जाए वर्क, एनर्जी और पावर चैप्टर के एनसीईआरटी एक्सरसाइज की। ठीक है, चलिए बहुत ज़्यादा यहाँ पे क्वेश्चन है, हम हर एक क्वेश्चन को एकदम बारीकी के साथ सीखेंगे। शुरू करते हैं फ्रॉम द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन इज द साइन ऑफ द वर्क डन बाय द फोर्स ऑन अ बॉडी इज इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। स्टेट केयरफुली इन द फॉलोइंग क्वांटिटीज द वर्क इज़ पॉजिटिव और नेगेटिव। आपको ये बताना है कि जो केसेस आपको दिए गए हैं उसमें वर्क पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। तो बहुत सिंपल है बच्चों, वर्क का जो आपका डेफिनेशन होता है उसके हिसाब से वर्क होता है फोर्स इंटू डिस्टेंस इंटू कॉस थीटा, राइट। अगर फोर्स एंड डिस्टेंस दोनों एक ही डायरेक्शन में है तो वर्क डन पॉजिटिव होगा, अगर फोर्स एंड डिस्टेंस दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है तो वर्क डन नेगेटिव होगा, राइट। तो हम लिखेंगे कि इफ़ दिस एंगल थीटा इज 0 to 90, एंगल कितना है बच्चों 0 to 90, इसका मतलब होता है कि इफ द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन सेम डायरेक्शन, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन सेम डायरेक्शन, so in that case work done is positive, right? And if this theta is 90 to 180, that means if the force and displacement are in opposite direction then the work done is negative. अपोजिट हुआ तो वर्क डन इज नेगेटिव। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन उसमें है वर्क डन बाय अ मैन लिफ्टिंग अ बकेट आउट ऑफ अ वेल बाय मीन्स ऑफ अ रोप टाइड टू द बकेट, राइट। तो सिंपल सी बात है बच्चों, अगर मैन एक बकेट को ऐसे खींच रहा है वेल में से, राइट, बाय अप्लाइंग द फोर्स, तो बकेट को खींचने के लिए उसको फोर्स भी वर्टिकल डायरेक्शन में देना पड़ेगा, ऊपर की तरफ खींचना पड़ेगा उसको, और बकेट का डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर की तरफ ही होने वाला है, राइट। तो जो पहला है बच्चों आपका इसके अंदर वर्क डन, ये पहले कुछ क्वेश्चन बहुत थियोरेटिकल है। वर्क डन बाय अ मैन इन लिफ्टिंग अ बकेट out of well by means of rope tied to the bucket, rope tied to the bucket, right। तो यहाँ पे आपका बकेट है, ये रोप ऐसे बांधा हुआ है, राइट। चलिए इसको ऊपर लाने के लिए फोर्स भी ऊपर की तरफ ही देना पड़ेगा, डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर की तरफ ही होगा, तो यहाँ पे वर्क डन होगा पॉजिटिव बिकॉज फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन सेम डायरेक्शन। चलिए सेकंड है वर्क डन बाय द ग्रेविटेशन फोर्स इन द सेम केस, इसी केस के अंदर वर्क डन बाय ग्रेविटेशन फोर्स, चलो आप समझ चुके हो ना, नेगेटिव होगा। वर्क डन बाय द ग्रेविटेशन फोर्स, बिकॉज ग्रेविटेशन फोर्स तो ऑलवेज कहाँ लगता है, वर्टिकली डाउनवर्ड लगता है, वर्क द फोर्स बाय ग्रेविटी, राइट। तो इस बकेट के ऊपर ग्रेविटी का फोर्स नीचे लग रहा है बट बकेट का डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ हो रहा है, बोथ आर इन अपोजिट डायरेक्शन, तो हियर योर वर्क डन इज नेगेटिव, राइट। थर्ड पूछा है वर्क डन बाय द फ्रिक्शन ऑन अ बॉडी स्लाइडिंग डाउन एन इंक्लाइन प्लेन। चलो फ्रिक्शन जो है वो ऑलवेज मोशन को अपोज करने का काम करता है, मतलब फ्रिक्शनल फोर्स डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में ही लगेगा, तो उसका वर्क ऑलवेज नेगेटिव लेना है। थर्ड वन वर्क डन by friction force, this work done is always negative, right। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन जो है वो ऑलवेज डिस्प्लेसमेंट को अपोज करता है, फ्रिक्शन इज ऑलवेज इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन, अपोजिट डायरेक्शन में, तो वर्क डन इज नेगेटिव। नेक्स्ट है वर्क डन बाय एन अप्लाइड फोर्स ऑन अ बॉडी मूविंग ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन विथ अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। आपको फाइंड करना है बच्चों वर्क डन बाय द अप्लाइड फोर्स, वर्क डन बाय द अप्लाइड फोर्स। तो सिंपल सी बात है, जिस डायरेक्शन में अप्लाइड फोर्स होगा उसी डायरेक्शन में बॉडी का मूवमेंट भी होने वाला है, राइट। तो आप नेक्स्ट लिखोगे यहाँ पे कि वर्क डन by applied force, work done by applied force on body moving on rough horizontal plane, रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन, राइट। ओके, तो यहाँ पे आपका वर्क डन कैसा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, बिकॉज इट इज़ वर्क डन बाय द अप्लाइड फोर्स,
right? Because displacement is always in the direction of the applied force. Displacement is always in direction of applied force. ठीक है, चलिए आखिरी पूछा गया है वर्क डन बाय द रेसिस्टिव फोर्स ऑफ एयर ऑन वाइब्रेटिंग पेंडुलम इन ब्रिंगिंग इट टू द रेस्ट. वापस दिखा वर्क डन बाय द रेसिस्टिव फोर्स. रेसिस्टिव फोर्स ऑलवेज मोशन को अपोज करेगा, डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में होगा, तो वर्क डन इज नेगेटिव, राइट. चलो तो यहाँ पे वर्क डन बाय रेसिस्टिव फोर्स, वर्क डन बाय रेसिस्टिव फोर्स ऑफ एयर on pendulum, right? So here work done is negative, right? Because resistive force है तो वो मोशन के opposite direction में लगने वाला है, right? तो you can mention it here. Resistive force act in opposite direction of motion or displacement, opposite direction of the डिस्प्लेसमेंट. दिस इज व्हाट यू कैन राइट. चलिए फर्स्ट क्वेश्चन कॉपी करेंगे फटाफट. दिस इज ऑल अबाउट द साइन ऑफ वर्क डन. चलिए कॉपी करिए क्विकली. चलो लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 6.2. क्वेश्चन ऐसा है कि अ बॉडी ऑफ मास 2 kg इनिशियली एट रेस्ट मूव अंडर द एक्शन ऑफ एन अप्लाइड हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 7 न्यूटन ऑन अ टेबल विद अ कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन 0.1. राइट, तो आपको क्या दिया हुआ है, एक टेबल दिया हुआ है, उसके ऊपर एक ब्लॉक है, लेट्स से जिसका मास है m, right, and the m of the block is given as 2 kg. This block is applied by the external force of 7 Newton, right? Okay, and the block will start moving, but here there is a friction also. Friction क्या करेगा, उसको अपोज करेगा मोशन को. This is the friction force. This is the friction force, right? Okay, तो ऐसा आपको डेटा दिया हुआ है जहाँ पे आपको कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन दिया है 0.1, तो म्यू आपको दिया हुआ है 0.1, राइट, एंड द अप्लाइड फोर्स F इज इक्वल टू 7 न्यूटन. चलिए आपको फाइंड करना है वर्क डन बाय द अप्लाइड फोर्स इन 10 सेकंड. चलिए वर्क डन फाइंड करना है तो पहला तो मुझे फाइंड करना पड़ेगा डिस्प्लेसमेंट कितना होगा 10 सेकंड में. डिस्प्लेसमेंट फाइंड करने के लिए आपको फाइंड करना पड़ेगा ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना होगा, राइट. तो पहले ये देखते हैं ब्लॉक के ऊपर नेट फोर्स कितना लगने वाला है. तो आई कैन से हियर द नेट फोर्स एक्ट ऑन द ब्लॉक. नेट फोर्स कितना लगेगा, यू कैन राइट नेट फोर्स इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स माइनस फ्रिक्शन, बिकॉज अप्लाइड फोर्स इस तरफ लग रहा है 7 न्यूटन, फ्रिक्शन उसको अपोज करेगा, तो बचेगा कितना बच्चों, नेट फोर्स बचेगा 7 माइनस फ्रिक्शन. वेरी सिंपल, राइट. तो नाउ व्हाट इज द फ्रिक्शन फोर्स. फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल टू म्यू इनटू mg, राइट, बिकॉज आपका जो ऑब्जेक्ट है वो हॉरिजॉन्टल टेबल के ऊपर है, तो नॉर्मल आपका इस तरफ होता है और mg नीचे की तरफ होगा, तो यू कैन सी n इज इक्वल टू mg. तो फ्रिक्शन फोर्स इज म्यू mg, म्यू का वैल्यू है 0.1, मास है 2, ग्रेविटी लेंगे 9.8, तो ये आ जाएगा आपका कितना होगा, ये 1.96 न्यूटन, राइट. चेक इट आउट, दिस इज फ्रिक्शन इज 1.96 न्यूटन. चलिए राइट, तो नेट फोर्स कितना बचेगा आपका नेट फोर्स बचेगा अप्लाइड फोर्स माइनस फ्रिक्शन. अप्लाइड फोर्स इज 7, फ्रिक्शन इज 1.96, तो ये बचा आपका कितना बचेगा 5.04 न्यूटन, राइट. इसको यूज़ करके आप एक्सेलरेशन फाइंड कर लो. तो हम फाइंड करेंगे एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक. देखते जाइएगा, छोटे छोटे स्टेप्स करने हैं यहाँ पे. एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक, चलिए क्या करेंगे, फोर्स F इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. नेट फोर्स बचा है 5.04, मास है 2 इनटू एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन आएगा इसका 2.52 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. दिस इज द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक. चलिए इससे आप फाइंड कर लो ब्लॉक 10 सेकेंड में डिस्टेंस कितना काटेगा. तो मैं यहाँ पे लिखूँगा डिस्टेंस, और यू कैन से डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्लॉक इन 10 सेकेंड, क्योंकि आपको 10 सेकेंड का ही वर्क डन निकालना है ना. तो डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या यूज़ करेंगे, D इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, क्योंकि ये फोर्स कांस्टेंट है ना, तो आपका एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट रहेगा. दैट्स व्हाई यू कैन यूज़ दिस यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन फॉर्मूला, राइट. चलिए इनिशियली ऑब्जेक्ट वॉज इन रेस्ट, u इक्वल टू 0, हाफ इंटू एक्सेलरेशन इज 2.52, टाइम इज 10. Okay, so I'm simplifying, this is going to be 151 meter, if I'm not wrong, 100 into 1.51, right? So the displacement of the object is 151 meter in 10 second. चलिए अब आपको क्या क्या फाइंड करना है. सबसे पहले आपको फाइंड करना है वर्क डन बाय द अप्लाइड फोर्स. लेट मी चेक आउट द क्वेश्चन वन मोर टाइम.
what things we need to find. ओके चलिए सबसे पहला हमें फाइंड करना है ओके यहाँ पे ना 1.26 आएगा, दिस इज 126 मीटर. चलिए पहला क्वेश्चन है वर्क डन बाय द अप्लाइड फोर्स इन 10 सेकंड. लेट्स फाइंड वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स इन 10 सेकंड. तो लेट्स गिव इट नेम एज W1. ओके तो दैट वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. अप्लाइड फोर्स कितना है? अप्लाइड फोर्स है 7 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट हुआ 126. राइट तो आपका आंसर होगा 882 जूल. राइट ये रहेगा आपका पॉजिटिव. क्यों? बिकॉज अप्लाइड फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट्स आर इन सेम डायरेक्शन. बॉडी इसी तरफ मूव होने वाला है जिस तरफ अप्लाइड फोर्स है. राइट तो दिस वर्क डन इज पॉजिटिव. चलिए सेकंड आपको फाइंड करना है वर्क डन बाय द फ्रिक्शन. वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स इन 10 सेकंड. राइट तो चलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, वर्क डन बाय द फ्रिक्शन फोर्स गिव इट नेम एज W2, दैट इज फ्रिक्शन फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. बट फ्रिक्शन फोर्स मोशन की अपोजिट डायरेक्शन में लगता है तो यहाँ पे आता है माइनस साइन, है ना. फ्रिक्शन फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगता है तो माइनस साइन आएगा. फ्रिक्शन फोर्स है 1.96, डिस्प्लेसमेंट हुआ है 10 सेकंड में 126. चलिए मल्टीप्लाई करने पे ये आएगा -246.9 जूल. दैट इज वर्क डन बाय द फ्रिक्शन फोर्स. चलिए आपको फाइंड करना है व्हाट इज द वर्क डन बाय द नेट फोर्स इन 10 सेकंड. लेट्स सी वर्क डन बाय नेट फोर्स. कॉल इट W. नेट फोर्स कहते हैं उसको W नाम दो. दैट इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. यहाँ पे आपको लेना है नेट फोर्स. नेट फोर्स कितना बचा था? 5.04 एंड द डिस्प्लेसमेंट इज 126. चलिए डिस्प्लेसमेंट इज ऑब्वियस इन द डायरेक्शन ऑफ द नेट फोर्स. नेट फोर्स इसी तरफ रहने वाला है इसलिए तो ब्लॉक इस तरफ गया है ना आगे, है ना. सिंपल सी बात है. चलिए तो ये हो जाएगा आपका 635.04 न्यू जूल. ओके चलिए एक और क्वेश्चन पूछा है. इनके सवाल कभी खत्म नहीं होते. चौथा क्वेश्चन है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी इन 10 सेकंड. चलिए बॉडी का काइनेटिक एनर्जी कितना चेंज होगा, तो क्या आप यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी फाइंड करोगे? कर सकते हो, या फिर आप डायरेक्ट यूज़ कर सकते हो बच्चों लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ. ओके यू कैन यूज़ वर्क एनर्जी थियरम. और वर्क एनर्जी थियरम कहता है कि नेट वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. राइट तो आप क्या करोगे बच्चों? आप करोगे चेंज इन काइनेटिक एनर्जी is equal to work done. That's a work energy theorem, right? So delta K is equal to W and net work done is 635.04 जूल. राइट आप सीधा फाइंड कर सकते हो. या फिर आप क्या कर सकते हो? चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल. फाइनल इज हाफ m v स्क्वायर, इनिशियल इज हाफ m u स्क्वायर. u तो था ही नहीं. चलिए आपको फाइनल वेलोसिटी मिल जाएगा बच्चों. यूज़ द फॉर्मूला v इक्वल टू u प्लस 80. v इक्वल टू u प्लस 80. तो आपका ये जो फाइनल वेलोसिटी होगा 80, उसका करेंगे स्क्वायर. v मतलब 80 का स्क्वायर. इससे भी आप सॉल्व करोगे ना आपका आंसर यही आएगा 635.04 जूल. तो बाई एनी ऑफ द मेथड योर वर्क द चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज सेम विच इज़ दिस 635.04 जूल. राइट तो सिंपल सा एक क्वेश्चन था, सॉल्व करिए. चलिए लिखिए क्विकली इसको. नाउ इन दिस नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6.3 आपको ऐसा दिया हुआ कि यू आर गिवन विथ पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस डिस्टेंस ग्राफ. मतलब अलग अलग डिस्टेंस के साथ पोटेंशियल एनर्जी किस तरह से वेरी हो रहा है उसका आपको ग्राफ दिया हुआ है. सो दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी एंड दिस इज द पर्टिकुलर डिस्टेंस. तो आपको ऐसे अलग अलग ग्राफ्स दिए हुए हैं. आपको ये पूछा है कि ऐसे कौन से रीजन है ग्राफ में जहाँ पे पार्टिकल के होने के कोई चांसेस नहीं है. मतलब वो पर्टिकुलर डिस्टेंस पे पार्टिकल कभी नहीं हो सकता है. राइट तो यहाँ पे ग्राफ में आपको दो चीज़ें दिया है. एक पोटेंशियल एनर्जी का वेरिएशन दिया हुआ है अलग अलग केसेस में, यू कैन सी इट हियर. राइट ओके. और दूसरा आपको दिया हुआ है कैपिटल ई. कैपिटल ई इज द टोटल एनर्जी. उसका आपको पॉइंट मार्क करके दिया हुआ. दिस इज द पॉइंट ऑफ टोटल एनर्जी. राइट अब हम एक सिंपल सा लॉजिक यूज करेंगे कि टोटल एनर्जी जो होता है ना, दैट इज द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी. दैट्स अ टोटल एनर्जी. राइट चलिए तो आपका काइनेटिक एनर्जी कितना होता है? टोटल एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी. नाउ काइनेटिक एनर्जी कैन नेवर बी नेगेटिव बिकॉज काइनेटिक एनर्जी इज हाफ इंटू मास इंटू वेलोसिटी स्क्वायर. दिस टर्म कैन नेवर बी नेगेटिव. तो काइनेटिक एनर्जी जो है ना इज नेवर नेगेटिव.
राइट। तो काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव कब नहीं होगा? व्हेन दिस टोटल एनर्जी शुड बी मोर एंड पोटेंशियल एनर्जी शुड बी लेस, राइट। अगर पोटेंशियल एनर्जी कम है और टोटल एनर्जी ज़्यादा है तो आपका जो डिफरेंस है वो पॉजिटिव रहेगा, जो आपको चाहिए, राइट। इसका मतलब ये है कि टोटल एनर्जी जो है ना, इट शुड बी ऑलवेज मोर देन पोटेंशियल एनर्जी। टोटल एनर्जी का जो लाइन है वो पोटेंशियल एनर्जी से ज़्यादा होना चाहिए, वहीं पे पार्टिकल हो सकता है। क्योंकि अगर टोटल एनर्जी कम हो गया और पोटेंशियल एनर्जी बड़ा हो गया तो फिर काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव हो जाएगा और वो पॉसिबल होता नहीं है। चलिए वन बाय वन देखते हैं पहले ग्राफ में। लेट्स सी द फर्स्ट ग्राफ, राइट। तो फर्स्ट ग्राफ में अगर आप देखो बच्चों ध्यान से, तो जैसे ही आप ये रीजन में गए ना, x ग्रेटर देन a में, x ग्रेटर देन a में आप जैसे ही जाओगे ना, देखो पोटेंशियल का लाइन ऊपर चला गया, पोटेंशियल एनर्जी का लाइन ऊपर चला गया और टोटल एनर्जी का लाइन नीचे चला गया। मतलब ये जो आपका रीजन दिख रहा है ना, इस पर्टिकुलर रीजन के अंदर आपका जो टोटल एनर्जी है वो पोटेंशियल एनर्जी से कम है। मतलब यहाँ पे आपका काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव हो जाएगा, मतलब इधर आपका पार्टिकल नहीं हो सकता है। x ग्रेटर देन a में पार्टिकल का होना पॉसिबल नहीं है। व्हाट अबाउट x लेस देन a? तो x लेस देन a में अगर आप जाओगे तो यहाँ पार्टिकल हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे आपका पोटेंशियल एनर्जी का लाइन नीचे है और टोटल एनर्जी का लाइन ऊपर है। मतलब इस रीजन में आपका काइनेटिक एनर्जी कैसा होगा? पॉजिटिव होगा, राइट। ओके, समझ गए? सिंपल सी बात है। टोटल एनर्जी का लाइन नीचे होना चाहिए, टोटल एनर्जी का लाइन ऊपर होना चाहिए और पोटेंशियल एनर्जी का लाइन नीचे होना चाहिए, तभी पार्टिकल वहाँ पे हो सकता है, अदरवाइज नहीं हो सकता। अगर पोटेंशियल एनर्जी ऊपर चला गया तो फिर पार्टिकल वहाँ पे नहीं हो सकता है, बिकॉज काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं बच्चों। अभी यहाँ पे आपको ये भी पूछा है, व्हाट इज़ द मिनिमम टोटल एनर्जी? मिनिमम टोटल एनर्जी यहाँ पे कितना होगा? तो मिनिमम टोटल एनर्जी आपका तभी होगा जब आपका पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो, बिकॉज टोटल एनर्जी है क्या? काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, राइट। तो टोटल एनर्जी इज मिनिमम व्हेन द पोटेंशियल एनर्जी इज मिनिमम, और हम गैस कर लेंगे कि काइनेटिक एनर्जी जीरो है वहाँ पे। ओके, सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि अगर टोटल एनर्जी मिनिमम है तो इसका मतलब आपका पोटेंशियल एनर्जी कैसा होगा? मिनिमम होना चाहिए, एंड यू कैन से काइनेटिक एनर्जी इज जीरो। ओके, चलो तो यहाँ पे देखिए, तो आपका ये रहा पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम और वो ज़ीरो है, राइट। तो यहाँ पे आपका मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो है, तो आप यहाँ पे टोटल एनर्जी जो आपको चाहिए मिनिमम, वो भी आप कितना लोगे? ज़ीरो। अब टोटल मिनिमम एनर्जी कितना लोगे? ज़ीरो, बिकॉज यहाँ पे मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी कितना है? ज़ीरो है, एंड वी विल एज्यूम दैट काइनेटिक एनर्जी इज ज़ीरो एट दैट पॉइंट। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कुछ नहीं है, दिस इज़ व्हाट वी एज्यूम। चलिए सेकंड ग्राफ देखते हैं। ओके, सेकंड ग्राफ में सबसे पहले ये रीजन देखेंगे बच्चों, x लेस देन a का रीजन, ये वाला। फिर ये रीजन आएगा आपका a से b का रीजन, और फिर ये रीजन आएगा x ग्रेटर देन b, राइट। तो सबसे पहले इस रीजन में देखो तो पोटेंशियल का लाइन ऊपर है, पार्टिकल नहीं हो सकता है। अब आप खुद से स्टेटमेंट लिख सकते हो, राइट। ऐसे जिस तरह से मैं लिखा है एक एग्जांपल में, ऐसे ही आपको स्टेटमेंट लिखना है। x ग्रेटर देन b में जाओ, यहाँ भी पोटेंशियल का लाइन ऊपर है, यहाँ भी पार्टिकल नहीं हो सकता है। बीच वाले रीजन में आओ तो यहाँ पे पोटेंशियल का लाइन नीचे है, टोटल लाइन ऊपर है, मतलब यहाँ पे आपका पार्टिकल हो सकता है a से b के बीच में, राइट। उसका मिनिमम एनर्जी कितना होगा? चलो बताओ। तो मिनिमम एनर्जी होगा मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी जितना, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी है -v1, एंड वी विल कंसिडर दैट टोटल एनर्जी इज ज़ीरो, सॉरी काइनेटिक एनर्जी इज ज़ीरो। तो इस पर्टिकुलर रीजन में उसका टोटल एनर्जी मिनिमम होगा, एंड दैट इज इक्वल टू -v1। चलो यहाँ पे आओ। अब इस पर्टिकुलर केस में आप देखोगे ना तो पार्टिकल कहीं हो ही नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हर एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर आप देखो तो पोटेंशियल एनर्जी ऊपर ही चल रहा है, टोटल एनर्जी तो नीचे ही है। टोटल एनर्जी नीचे चल रहा है, पोटेंशियल एनर्जी ऊपर चल रहा है, मतलब ये तो पूरे के पूरे रीजन में, दैट इज -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी, आपका जो काइनेटिक एनर्जी है वो नेगेटिव रहेगा, मतलब पार्टिकल यहाँ पे हो ही नहीं सकता है, पूरे रीजन में कहीं नहीं हो सकता है, राइट। चलिए इस केस के अंदर भी अगर आपको मिनिमम एनर्जी लिखना है तो आप लिख सकते हो मिनिमम एनर्जी इज दिस वैल्यू, जो आपका मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी दिख रहा है वो दैट इज v1, प्रोवाइडेड दैट काइनेटिक एनर्जी इज ज़ीरो। चलिए आखिरी वाले में देखेंगे बच्चों, ये पॉइंट है आपका -a/2, ये पॉइंट है आपका -b/2, ये पॉइंट है +a/2, ये पॉइंट दिया है आपको +b/2। दिस पॉइंट्स आर ऑलरेडी गिवन टू यू, राइट। चलिए अब यहाँ पे देखेंगे तो सबसे पहले मैं बात करूँगा इस रीजन में हो सकता है पार्टिकल। तो इस रीजन में देखो पोटेंशियल का लाइन ये रहा और टोटल का लाइन ऊपर है, मतलब यहाँ पे पार्टिकल हो सकता है। टोटल का लाइन ऊपर है ना और पोटेंशियल का लाइन नीचे है, मतलब काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव होगा। चलो ये रीजन में आओ, इस रीजन में आओ तो पर्टिकुलरली इन दिस पर्टिकुलर रीजन, तो इस रीजन में देखो पोटेंशियल का लाइन ऊपर है और टोटल का लाइन नीचे है,
इस रीजन में पार्टिकल नहीं हो सकता है, इस रीजन में पार्टिकल नहीं हो सकता है -a/2 से -b/2 में, बिकॉज इस पर्टिकुलर रीजन में -b/2 लेस देन x लेस देन -a/2, इस पर्टिकुलर रीजन में आप देख सकते हो पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा है, पोटेंशियल एनर्जी इज मोर देन टोटल एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव हो जाएगा, मतलब इधर आप पार्टिकल को नहीं फाइंड कर सकते हो। चलिए अब ये रीजन में आ जाओ तो -a/2 से +a/2, ओके, पोटेंशियल का लाइन नीचे है, टोटल का लाइन ऊपर है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे पार्टिकल हो सकता है। चलो वापस ये रीजन में आओ तो a/2 से b/2 में पोटेंशियल का लाइन ऊपर गया, टोटल का लाइन नीचे है, काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव नहीं हो सकता है। चलो ये रीजन में आओ, ग्रेटर देन b/2, ग्रेटर देन b/2, पोटेंशियल का लाइन नीचे है और टोटल का लाइन ऊपर है, मतलब इधर आपका काइनेटिक रहेगा पॉजिटिव, तो यहाँ भी पार्टिकल हो सकता है। चलो यहाँ भी आपको चाहिए व्हाट इज गोइंग टू बी द मिनिमम टोटल एनर्जी, तो मिनिमम टोटल एनर्जी आप लोगे मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी प्लस 0 काइनेटिक एनर्जी, तो मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी इज -v1 एंड काइनेटिक एनर्जी तो वैसे भी हमने क्या एज्यूम किया है, 0 एज्यूम किया है। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन भी आपको पूछे जा सकते हैं। आपको खाली इतना ध्यान रखना है कि पोटेंशियल एनर्जी टोटल से बड़ा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो काइनेटिक नेगेटिव हो जाएगा, जो पॉसिबल नहीं होता है। चलिए फटाफट इसको कॉपी करेंगे, फिर अभी थोड़े बहुत और थियोरेटिकल क्वेश्चन है और फिर आएंगे न्यूमेरिकल्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 छोटा सा न्यूमेरिकल है। द पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन फॉर अ पार्टिकल एक्सिक्यूटिंग लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन इज गिवन बाय Vx इक्वल टू हाफ kx²। तो आपको इतना कहा है कि एक पार्टिकल कुछ परफॉर्म कर रहा है मोशन, सो फॉर लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन जो पोटेंशियल एनर्जी है ना उसका फॉर्मूला दिया है आपको, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल V वेरिंग विथ x एज हाफ kx², दिस इज गिवन टू यू। चलिए वेयर द k इज फोर्स कांस्टेंट ऑफ द ऑसिलेटर एंड द वैल्यू ऑफ k इज 0.5, k का वैल्यू आपको दे दिया गया है 0.5 न्यूटन पर मीटर। चलिए तो क्या पूछा है, द ग्राफ Vx वर्सेस x इज शोन इन द फिगर गिवन बिलो। चलिए आपको ऐसा ग्राफ दिया हुआ है, देख सकते हो आप, दिस इज द ग्राफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, राइट। और आपको ये फाइंड करना है कि शो दैट अ पार्टिकल ऑफ टोटल एनर्जी 1 जूल मूविंग अंडर दिस पोटेंशियल मस्ट टर्न बैक व्हेन इट रीचेस x इक्वल टू ±2, राइट। तो आपका जो पार्टिकल परफॉर्म कर रहा है मोशन इस तरह से, राइट, उसका जो टोटल एनर्जी है वो कितना दिया है, 1 जूल दिया हुआ है। तो आपको दिया है टोटल एनर्जी इज 1 जूल, टोटल एनर्जी इज 1 जूल। तो आपको ये पूछा है कि पार्टिकल जब x इक्वल टू +2 एंड x इक्वल टू -2 पे पहुंचेगा ना, तो वहाँ से फिर वो क्या करेगा, रिटर्न कर जाएगा। x इक्वल टू +2 एंड x इक्वल टू -2 से वो रिटर्न कर जाएगा, उससे ज़्यादा ऊपर वो नहीं जा सकता है। तो आपको ये प्रूव करना है, प्रूव दैट पार्टिकल रिटर्न फ्रॉम x इक्वल टू +or-2 मीटर हो जाएगा। चलिए सिंपल सा लॉजिक सोचते हैं बच्चों, टोटल एनर्जी है किसका, कितना है, टोटल एनर्जी इज 1 जूल। सो टोटल एनर्जी इज सॉल्यूशन, टोटल एनर्जी ऑफ पार्टिकल E इक्वल टू 1 जूल। अब सिंपल सी बात है बच्चों, आप सोचो जब पार्टिकल एक्सट्रीम पॉइंट के ऊपर पहुंचेगा तो एक मोमेंट के लिए वो रुकेगा, मतलब वहाँ पे उसका वेलोसिटी 0 होगा, उसका काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगा। कहाँ पे, एक्सट्रीम पॉइंट के ऊपर, राइट। तो एक्सट्रीम पॉइंट के ऊपर उसका जितना भी एनर्जी है वो खाली किसके फॉर्म में है, पोटेंशियल के फॉर्म में है, राइट। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि टोटल एनर्जी जो है उसके अंदर होता है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, दोनों मिलाकर है 1 जूल, राइट। अब हम लिखेंगे कि एट एक्सट्रीम पॉइंट पार्टिकल के पास कोई वेलोसिटी नहीं होता है, एक्सट्रीम पॉइंट पे पार्टिकल एक मोमेंट के लिए स्टॉप होगा फिर वापस आएगा। सो एट एक्सट्रीम पॉइंट काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज 0। तो बचा क्या, एक्सट्रीम पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल एनर्जी इज 1 जूल। वी हैव द फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल एनर्जी दैट इज हाफ kx² इज इक्वल टू 1। वी हैव द वैल्यू ऑफ k 0.5 इंटू x² इज इक्वल टू 1। तो x² इज इक्वल टू 4, अंडर रूट निकालेंगे, x इज इक्वल टू +or-2 मीटर। सो दिस x इक्वल टू +or-2 मीटर्स आर द एक्सट्रीम पॉइंट्स। क्या है भाई ये, x इक्वल टू +or-2 मीटर है, वो क्या है, एक्सट्रीम पॉइंट है, बिकॉज वहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कुछ नहीं है, राइट। सो दिस x इक्वल टू +or-2 आर द एक्सट्रीम पॉइंट, +or-2 आर एक्सट्रीम पॉइंट
Hence, particles perform simple harmonic motion between x इक्वल टू -2 to +2। इसके बीच में पार्टिकल जो है वो मोशन करता रहेगा, उससे बियॉन्ड कभी जाने वाला नहीं है, क्योंकि जब वो x इक्वल टू +2 तक पहुंचेगा उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी, तो उसको रिटर्न आना पड़ेगा। इस तरफ -2 तक पहुंचेगा, वेलोसिटी 0 हो जाएगी, उसको वापस रिटर्न आना पड़ेगा। राइट, चलिए बच्चों अब बात करेंगे कुछ थियोरेटिकल क्वेश्चन की विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। आई विल रीड द क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 5 में, द केसिंग ऑफ रॉकेट इन फ्लाइट बर्न अप ड्यू टू फ्रिक्शन। राइट, रॉकेट जब ऊपर जाएगा तो डेफिनेटली फ्रिक्शन लगेगा, उसकी वजह से उसका केसिंग जो है वो बर्न हो जाता है। एट हुज एक्सपेंस इज द हीट एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर बर्निंग इज ऑब्टेन। ये जो हीट एनर्जी मिला है वो किसके एक्सपेंस पे मिला है? इट इज़ बाय द रॉकेट और बाय द एटमॉस्फेयर। तो ये जो एनर्जी मिला ना, दैट इज़ बिकॉज ऑफ द रॉकेट, क्योंकि रॉकेट का जो केसिंग है ना वो जलने वाला है। राइट, तो जलेगा मतलब रॉकेट की केसिंग का जो मास होगा वो कन्वर्ट हो रहा है किसके अंदर? हीट के अंदर। राइट, तो पहले का मैं आंसर शॉर्ट में लिखूंगा कि एनर्जी फॉर बर्निंग इज ड्यू टू मास ऑफ केसिंग, जो जलने वाला है ना, मास ऑफ केसिंग ऑफ रॉकेट, नॉट ऑफ एटमॉस्फेयर। राइट, तो रॉकेट के जो केसिंग का मास होगा वही किस में कन्वर्ट होगा? हीट एनर्जी में कन्वर्ट होगा, बिकॉज वो जल जाएगा। सेकंड, कॉमेट्स मूव अराउंड द सन इन हाईली इलेप्टिकल ऑर्बिट। ठीक है, द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन कॉमेट ड्यू टू द सन इज नॉट नॉर्मल टू द कॉमेट्स वेलोसिटी इन जनरल, yet the work done by the gravitational force over every complete orbit of the comet is 0. Why? तो ऐसा कहा है कि नॉर्मली जो सोलर सिस्टम है ना, उसमें जो भी अपने प्लैनेट्स हैं या जो कॉमेट्स घूमते हैं, उनका जो ऑर्बिट होता है ना वो परफेक्टली सर्कल नहीं होता है, दे आर इलेप्टिकल। राइट, सो सपोज कंसिडर इट इज अ सन एंड दिस इज द ऑर्बिट ऑफ सम कॉमेट। नाउ इट इज हाईली इलिप्टिकल, यू कैन सी दैट। राइट, दिस इज हाईली कॉमेट, ओके। चलिए, इट इज हाईली इलिप्टिकल ऑर्बिट, दिस ऑर्बिट इज इलेप्टिकल ऑर्बिट, और इलेप्टिकल ऑर्बिट के अंदर जो फोर्स लगता है ना वो वेलोसिटी को परपेंडिकुलर नहीं होता है। फोर्स वेलोसिटी को परपेंडिकुलर नहीं होता है, क्योंकि वेलोसिटी के परपेंडिकुलर फोर्स तभी होगा व्हेन द मोशन इज कंप्लीटली सर्कुलर, क्योंकि कंप्लीट सर्कुलर मोशन में आपका फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर रहता है, सेंट्रीपेटल फोर्स, और वेलोसिटी टेंजेंट रहती है, दे आर परफेक्टली परपेंडिकुलर। बट यहाँ पे तो ऐसा होना नहीं है, बिकॉज ऑर्बिट तो इलेप्टिकल है। तो भी जब ये कॉमेट एक पूरा चक्कर काटता है ना, तो टोटल वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स 0 रहेगा। रीज़न ये है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो कंजर्वेटिव। कैसा है ग्रेविटेशनल फोर्स? कंजर्वेटिव है। और अगर कंजर्वेटिव फोर्स के फील्ड के अंदर अगर किसी पार्टिकल को क्लोज लूप बनाना है ना, तो उसको कोई वर्क करने का काम पड़ेगा नहीं। दैट इज द रीज़न। राइट, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि the work done by gravitational force on complete revolution of comet is 0. Why? As gravitational force is conservative फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा है भाई? नेचर में कंजर्वेटिव है। ग्रेविटेशनल फोर्स इज कंजर्वेटिव फोर्स, दैट इज वाई क्लोज पाथ के ऊपर वर्क डन कोई करना पड़ता नहीं है। यू कैन सिंपल राइट इट लाइक वर्क डन ओवर द क्लोज पाथ इज 0 एज इट इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। थर्ड, एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट ऑर्बिटिंग द अर्थ इन very thin atmosphere loses its energy gradually due to dissipation against the atmospheric resistance, however small, then why does its speed increases progressively as it come closer and closer to earth? सवाल ऐसा कहा है कि अगर कोई आर्टिफिशियल सैटेलाइट है, राइट, वो अर्थ के आजू बाजू चक्कर काट रहा है, ओके, तो उसको कुछ ना कुछ तो एयर का या एटमॉस्फेयर का रेजिस्टेंस फोर्स लगेगा, तो उसकी एनर्जी तो लॉस होनी चाहिए। राइट, बट जब वो आर्टिफिशियल सैटेलाइट धीरे धीरे अर्थ के करीब आता है ना, तो उसकी वेलोसिटी बढ़ती जाती है। राइट, अब होना तो क्या चाहिए? अगर वो अर्थ के एटमॉस्फेयर के अंदर आ रहा है तो उसको ज़्यादा रेजिस्टिव फोर्स लगना चाहिए। अगर रेजिस्टिव फोर्स लगा तो उसकी एनर्जी तो लॉस हो जानी चाहिए। अगर एनर्जी लॉस हो गई तो वो धीरा पड़ जाना चाहिए।
बट क्या होता है जब सैटेलाइट पास में आता है तो उसकी स्पीड और बढ़ जाती है। रीज़न ये है कि जब सैटेलाइट क्लोज आ रहा है ना तो उसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाएगी, बिकॉज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड करती है हाइट के ऊपर। अगर सैटेलाइट पास में आया तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाएगी तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, बिकॉज टोटल एनर्जी शुड कंजर्व। तो अगर पोटेंशियल एनर्जी कम हो रहा है तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ना चाहिए, एंड दैट इज़ वाई द स्पीड विल इंक्रीज। तो आप यहाँ पे लिखोगे कि व्हेन सैटेलाइट कम क्लोजर to earth due to decrease in gravitational potential energy, due to decrease in gravitational potential energy, kinetic energy is increased, hence speed of satellite also increase. ओके, सैटेलाइट का स्पीड जो है वो इंक्रीज होने वाला है। चलिए बच्चों अगला सवाल। ओके चलिए, इसमें ज़्यादा हम कुछ नहीं करेंगे। चौथे क्वेश्चन में मुझे यहाँ पे छोटा सा फिगर चाहिए। ओके, एक इंसान है, उसने ऐसे एक ब्लॉक पकड़ के रखा है, एंड दिस ब्लॉक इज ऑफ 15 kg, और इसको इस ब्लॉक को पकड़ के 2 मीटर हॉरिजॉन्टली चलना है। कितना चलना है? 2 मीटर। तो वर्क डन कितना होगा? और इज अ वर्क डन। ऐसे हाथ में ब्लॉक पकड़ के 2 मीटर चलना है तो वर्क डन कितना होगा? सो इन दिस केस आई कैन से वर्क डन इज 0। वाई द वर्क डन इज 0? बिकॉज ब्लॉक को होल्ड करे रखने के लिए आपको अगेंस्ट द ग्रेविटी फोर्स देना पड़ेगा, क्योंकि ग्रेविटी उसको नीचे खींच रहा है। आपको ब्लॉक को ऊपर की तरफ फोर्स देते रहना पड़ेगा, तब जाके आप उसको एक ही जगह पे रख पाओगे अगेंस्ट द ग्रेविटी, राइट? तो आपको यहाँ पे फोर्स ऐसे देना पड़ेगा अगेंस्ट द ग्रेविटी, एंड डिस्प्लेसमेंट आपका इस डायरेक्शन में है। तो फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर परपेंडिकुलर। तो इस केस के अंदर कोई वर्क डन नहीं करना है, वर्क डन इज 0। इन दिस केस वर्क डन इज गोइंग टू बी 0। पर अभी सेकंड केस जो है ना, अभी ये केस समझ चुके हो आई होप, राइट? आपको यहाँ पे वर्टिकल फोर्स देना पड़ेगा, डिस्प्लेसमेंट हॉरिजॉन्टल है तो परपेंडिकुलर है, तो वर्क डन इज 0। अभी इसी के अंदर जो सेकंड केस है वो ऐसे है कि कहाँ दिखाऊँ आपको? ओके चलो, मैं जस्ट टेक इट हियर। चौथा क्वेश्चन का दूसरा केस यहाँ पर लिखते हैं, ध्यान रखना। तो अब यहाँ पे क्या करना है आपको? एक डोरी बांधनी है ऐसे, राइट? एक पुली लगानी है, और फिर यहाँ पे आपका मास है 15 kg। अब आपको चलना है 2 मीटर तक। अब आपको कितना वर्क करना पड़ेगा? तो अब आप देखो, सिंपल सी बात है, आपको इसको खींचने के लिए, ये ब्लॉक को ऊपर खींचने के लिए डेफिनेटली आपको इस तरफ फोर्स देना पड़ेगा। आपको ऐसे खींचना पड़ेगा ना उसको, है कि नहीं? राइट। चलिए, और डिस्प्लेसमेंट भी उसी डायरेक्शन में है, मतलब यहाँ पे दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो यहाँ पे आपको वर्क करना पड़ेगा। सो इन दिस केस यू कैन सिंपली राइट वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स होगा अगेंस्ट द ग्रेविटी, फोर्स को करना है आपको, मास इंटू ग्रेविटी। मास रख दो 15, जी रख दो 9.8, डिस्प्लेसमेंट रख दो 2, सॉल्व कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। तो ऐसे करने में आपको वर्क करना पड़ेगा, बट अगर ऐसे आपको ब्लॉक को ले जाना है तो यू हैव टू डू नो वर्क, बिकॉज यहाँ पे आपका वर्क वर्टिकल है, डिस्प्लेसमेंट हॉरिजॉन्टल है, तो एंगल इज 90, वर्क डन इज 0। यहाँ पे आपको खींचना भी हॉरिजॉन्टली पड़ेगा, डिस्प्लेसमेंट भी हॉरिजॉन्टल करना है, तो यहाँ पे वर्क करना पड़ेगा, दैट इज F इंटू डी। चलिए कॉपी करिए क्विकली। चलिए, तो अगला सवाल पूरा थियोरेटिकल है, आपको कुछ पर्टिकुलर स्टेटमेंट दिए है, उसमें आपको इन बिटवीन 2 चॉइसेस दिए हैं, आपको राइट चॉइस कौन सा है वो बताना है, ठीक है? तो पहले ऐसा कहा है, अंडरलाइन द करेक्ट अल्टरनेटिव अमॉन्ग द फॉलोइंग। उसमें फर्स्ट है, व्हेन अ कंजर्वेटिव फोर्स डज पॉजिटिव वर्क ऑन द बॉडी, the potential energy of the body increases, decreases or remain unchanged। तो ऐसा कहा है आपको कि कंजर्वेटिव फोर्स, क्वेश्चन नंबर 6 ऐसा कहा है बच्चों, कंजर्वेटिव फोर्स का जो वर्क डन है वो कैसा है? पॉजिटिव है। अगर वर्क डन पॉजिटिव है तो वर्क एनर्जी थ्योरम के हिसाब से वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो वर्क डन के हिसाब से, अगर ये वर्क एनर्जी थ्योरम के हिसाब से अगर वर्क डन पॉजिटिव है तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? इंक्रीज होगा, राइट? बिकॉज वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहता है, जो वर्क करोगे वो काइनेटिक एनर्जी में स्टोर हो जाएगा। सो अगर वर्क पॉजिटिव है तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, राइट? तो हम यहाँ पे लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगा, बट टोटल मैकेनिकल एनर्जी तो कंजर्व होना चाहिए। टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व होना चाहिए, बिकॉज फोर्स कैसा है? कंजर्वेटिव फोर्स है। तो अगर काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रहा है एंड टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व होना चाहिए, तो ये तभी हो सकता है व्हेन पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज। total mechanical energy is conserved
इसका मतलब बहुत सिंपल सा है कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा भाई, डिक्रीज होगा, राइट। वापस समझ लो, वर्क डन पॉजिटिव तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, तो पोटेंशियल एनर्जी को घटना पड़ेगा, तभी जाके टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहेगा। चलिए ये फर्स्ट था इसका। सेकंड क्या है, वर्क डन बाय द बॉडी अगेंस्ट द फ्रिक्शन ऑलवेज रिजल्ट इन द लॉस ऑफ काइनेटिक और पोटेंशियल। तो फ्रिक्शन जो वर्क करेगा उससे बॉडी का मोशन थोड़ा कम हो जाएगा, वेलोसिटी कम हो जाएगी, तो काइनेटिक एनर्जी इज डिक्रीज। तो सेकंड का आंसर आएगा वर्क डन बाय फ्रिक्शन, इससे क्या होगा, डिक्रीज इन विच एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, नॉट पोटेंशियल। चलिए थर्ड देखते हैं, द रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल मोमेंटम of many particle system is proportional to the external force or the sum of the internal forces on the system, right। तो यहाँ पे याद रखना बच्चों, total rate of change of momentum, total rate of change of momentum, तो rate of change of momentum का मतलब होता है सेकेंड लॉ के हिसाब से फोर्स, और यहाँ पे कौन सा फोर्स कंसिडर करना होता है, एक्सटर्नल फोर्स, जो बाहर से लगने वाला है वो। इंटरनल पार्टिकल के बीच के अंदर का जो फोर्स होता है उसकी वजह से कोई मोशन नहीं होने वाला है। पार्टिकल के बीच में अंदर जो इंटरएक्टिव फोर्सेस लगेंगे, इंटरनल फोर्सेस, उसकी वजह से कोई मोशन नहीं होना है। जो भी मोशन होगा, जो भी मोमेंटम चेंज होगा, दैट इज बिकॉज ऑफ द एक्सटर्नल फोर्स। विच फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स, राइट। चलिए बच्चों आगे देखते हैं। इन एन इलास्टिक कोलिशन ऑफ टू बॉडीज, इलास्टिक कोलिशन, द क्वांटिटीज विच डोंट चेंज आफ्टर द कोलिशन आर टोटल काइनेटिक एनर्जी एंड टोटल लीनियर मोमेंटम। तो इलास्टिक कोलिशन है ना, मोमेंटम को वैसे भी कभी बदलता नहीं है कोलिशन में, राइट। तो कांस्टेंट क्या क्या रहेगा भाई, मोमेंटम कभी नहीं बदलता, तो पहला कांस्टेंट रहेगा लीनियर मोमेंटम, और क्योंकि आपका कोलिशन इलास्टिक है तो काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व होता है, टोटल काइनेटिक एनर्जी, दिस टू थिंग्स आर गोइंग टू बी कंजर्व्ड। तो ये हो गया आपका सोल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 6। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 ट्रू फॉल्स बताना है, ओके। सोच समझ के आंसर दीजिएगा, ट्रू और फॉल्स। अब मैं कोई स्टेटमेंट नहीं लिखूंगा यहाँ पे, हाँ, ओके। आई विल रीड दिस स्टेटमेंट फर्स्ट। इन एन इलास्टिक कोलिशन ऑफ टू बॉडीज द मोमेंटम एंड एनर्जी ऑफ ईच बॉडी इज कंजर्व, नो। ईच बॉडी मोमेंटम एंड एनर्जी इज नॉट कंजर्व्ड, टोटल मोमेंटम एंड टोटल एनर्जी इज कंजर्व्ड, बिकॉज इंडिविजुअली तो पार्टिकल का एनर्जी भी चेंज होगा, मोमेंटम भी चेंज होगा। अगर कुछ नहीं बदलेगा तो टोटल मोमेंटम एंड टोटल काइनेटिक एनर्जी, राइट। तो पहला स्टेटमेंट आपको फॉल्स दिया हुआ है। सेकंड देखते हैं, टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम इज ऑलवेज कंजर्व्ड नो मैटर व्हाट इंटरनल एंड एक्सटर्नल फोर्सेस ऑन द बॉडी आर प्रेजेंट, गलत। टोटल एनर्जी कंजर्व नहीं होगा, टोटल एनर्जी तब भी कंजर्व होगा अगर आपके फोर्सेस कैसे हो, कंजर्वेटिव फोर्सेस हो। अगर फोर्सेस कंजर्वेटिव होते हैं तो ही टोटल एनर्जी कंजर्व होता है, बाकी टोटल एनर्जी कंजर्व नहीं होता। और आप एक तरीके से भी ऐसे भी कह सकते हो कि अगर आप एक्सटर्नल फोर्स लगाओगे, राइट, अगर एक्सटर्नल फोर्स आप दे रहे हो तो फिर डेफिनेटली एनर्जी बदलने वाला है। इफ द सिस्टम इज आइसोलेटेड, कोई फोर्स नहीं लगा रहे हो, हाँ, तो टोटल एनर्जी कंजर्व होगा। बट इफ यू आर अप्लाइंग द एक्सटर्नल फोर्स, राइट, तो डेफिनेटली एनर्जी बदल जाएगा। तो ये स्टेटमेंट भी फॉल्स था। थर्ड, वर्क डन इन द मोशन ऑफ अ बॉडी ओवर अ क्लोज लूप इज जीरो फॉर एवरी फोर्स। वर्क डन इन अ मोशन ओवर अ क्लोज लूप, वर्क डन फॉर अ मोशन ओवर अ क्लोज लूप इज जीरो फॉर ऑल फोर्सेस, नो, इट इज ओनली जीरो फॉर कंजर्वेटिव फोर्सेस। कंजर्वेटिव फोर्स अगर क्लोज लूप पे मोशन कराएगा तो टोटल वर्क डन जीरो होता है, नॉन कंजर्वेटिव का नहीं होता है। तो तीसरा स्टेटमेंट भी गलत। फोर्थ, इन एन इनइलास्टिक कोलिशन द फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज ऑलवेज लेस देन इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, यस, दैट्स एग्री, बिकॉज इफ देयर इज इनइलास्टिक कोलिशन लॉट्स ऑफ एनर्जी इज गोइंग टू बी वेस्टेड इन फॉर्म ऑफ हीट, इन फॉर्म ऑफ साउंड, तो टोटल काइनेटिक एनर्जी डेफिनेटली कम हो जाएगा। तो ये स्टेटमेंट सही है। तो सिंपल से आपके ट्रू फॉल्स टाइप के क्वेश्चन थे, ओके। चलिए इसको आप फटाफट, ये आपका बाकी हो तो लिख लीजिए क्वेश्चन 6 को। आगे बढ़ते हैं फिर। ओके, नाउ नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्वेश्चन नंबर 10। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, इसके मेथड बच्चों आप समझिएगा ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 9 ऐसा है कि अ बॉडी इज इनिशियली एट रेस्ट, इट अंडरगोज वन डायमेंशन मोशन विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, द पावर डिलीवर्ड to it at a time t is proportional to what?
राइट। तो आपको दो स्टेटमेंट दिया है, पहला स्टेटमेंट दिया है बॉडी इनिशियली एट रेस्ट, राइट, और आपको कहा है कि इट इज डूइंग वन डायमेंशनल मोशन विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। तो इस पर ध्यान रखना, द मोशन विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, मोशन हो रहा है विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। आपको फाइंड करना है कि उस बॉडी का जो पावर होगा ना, दैट इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट पावर ऑफ टाइम, राइट। बॉडी जो पावर डिलीवर करेगा वो टाइम के साथ किस तरह से रिलेट होगा, दैट इज व्हाट यू वांट टू फाइंड। चलिए सिंपल सा काम करेंगे बच्चों, हम सबसे पहले लिखेंगे पावर। तो पावर पी होता है एफ इंटू वी। पावर पी क्या होता है भाई, एफ इंटू वी। चलिए एफ को हम लिखेंगे एम इंटू ए, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। और आप लिखोगे वेलोसिटी v इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये मैं इसलिए यूज़ कर सकता हूँ बिकॉज यहाँ पे आपका जो मोशन है वो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड है, जो आपको दिया है कांस्टेंट एक्सेलरेशन, तो आप ये यूज़ कर सकते हो, राइट। चलिए स्टार्टिंग वेलोसिटी वॉज 0, तो ये हो गया बच्चों आपका m इंटू ए स्क्वायर इंटू टी। आंसर आ गया आपका। मास इज कांस्टेंट, मास तो बदलना नहीं है। एक्सेलरेशन इज ऑल्सो कांस्टेंट, तो डायरेक्ट आ गया पावर इज प्रोपोर्शनल टू द टाइम। तो यहाँ पे आपका पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम हो जाएगा इफ द बॉडी इज मूविंग विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। ओके, तो उसमें पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम होगा। चलिए अब इसी के अंदर एक दूसरा ऐसा क्वेश्चन है 6.10, ऐसा ही क्वेश्चन है दिखने में। अ बॉडी इज मूविंग यूनिडायरेक्शनली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अ सोर्स ऑफ कांस्टेंट पावर। अब पावर कांस्टेंट है, अब डिस्प्लेसमेंट और टाइम का रिलेशन निकाल के दिखाओ। कोई बात नहीं, चलिए नाउ बॉडी इज मूविंग, ये अपने ऑटोमोबाइल का केसेस है, सिंपल ही अपने बाइक जो चलते हैं ना। बॉडी इज मूविंग अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ सोर्स ऑफ कांस्टेंट पावर, सोर्स ऑफ कांस्टेंट पावर, पावर कांस्टेंट है भाई। तो आपको फाइंड करना है बॉडी का जो डिस्प्लेसमेंट होगा d और टाइम, उसके बीच में क्या रिलेशन है। डिस्प्लेसमेंट इज प्रोपोर्शनल टू टाइम पावर वॉट। अब यहाँ पे बताओ। चलिए कोई बात नहीं, तो मैं सीधा पहले जाता हूँ डिस्प्लेसमेंट के ऊपर। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा कि आई विल यूज़ द फॉर्मूला ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। तो आप लिखोगे यहाँ पे बच्चों के डिस्प्लेसमेंट, लेट्स राइट डी इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यूज इट, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ओके, इनिशियल स्पीड हम 0 गैस कर लेंगे, तो बच्चा आपका डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू हाफ इंटू ए टी स्क्वायर। अभी एक्सेलरेशन लाना पड़ेगा, ठीक है। एक्सेलरेशन आ जाएगा अगर आप पावर को यूज़ कर सको तो लेट्स सी। सो वी कैन राइट दैट पावर p इक्वल टू एफ इंटू वी, सिंपल फॉर्मूला, पावर इज एफ इंटू वी। चलिए फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, एंड वेलोसिटी यू कैन राइट एज u प्लस ए टी। यहाँ पर आप u को 0 ले सकते हो, तो ये हो गया आपका एम ए स्क्वायर टी, दैट्स अ पावर p, राइट। तो यहाँ से मुझे चाहिए एक्सेलरेशन ए, तो मुझे ए स्क्वायर मिलेगा p बाई एम टी, ए स्क्वायर मुझे मिलेगा p बाई एम टी। अगर मैं अंडर रूट निकालूँ तो a इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ p बाई एम टी। चलो गिव इट नेम एज 1, इट इज़ 2, पुट दिस 2 in 1, क्या मिल रहा है देखते हैं। पुटिंग 2 in 1 विल गेट दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू हाफ इंटू ए की जगह रखो अंडर रूट ऑफ p बाई एम टी इंटू टी स्क्वायर। चलो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पावर कांस्टेंट है, मास कांस्टेंट है, तो बचा क्या आपका d इज प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ टी, बिकॉज बाकी सारी चीज़ें कांस्टेंट है। अंडर रूट टी का मतलब होता है हाफ पावर, 2 माइनस हाफ मतलब डिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू टाइम रेस टू 3/2, राइट। तो यहाँ पे आपका आंसर आया बच्चों, डिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू टाइम रेस टू 3/2। तो इस तरह से आप इस छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर सकते हो। चलिए फटाफट इसको कॉपी करेंगे सब।